वेलकम व्यूवर्स। नवंबर 8 2010 कनाडा मार्कम पुलिस स्टेशन। टाइम तब करेक्टली रात के 10 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन में एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपना काम खत्म करके घर वापस जाने के लिए अपने सीट से उठती हैं। तभी उनको करेक्टली एक इमरजेंसी फोन कॉल आती है और वो लेडी ऑफिसर बिना लेट किए तुरंत उस कॉल को पिक करती हैं। वैसे फोन को उठा के अपने कान में रखते ही उनको फोन के दूसरे साइड से एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब उस लेडी ऑफिसर को समझ में आ गया था कि वहाँ सिचुएशन सही नहीं है। What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Did it sound like gunshots? I don't know what gunshot sounds like. I just heard a pop. अब इसे सुन के वो लेडी ऑफिसर तुरंत उस लड़की के लोकेशन के पास वाले पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी 10 मिनट में जेनिफर के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर गए पुलिस ऑफिसर जेनिफर के मम्मी को बेसमेंट में मरे हुए देखते हैं। उसे देख के पुलिस अपने गन को एम करते हुए घर के अंदर जाते हैं। थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, वहाँ फर्स्ट फ्लोर में जाने वाले सीढ़ियों में जेनिफर के हाथ शूलेस से सीढ़ियों से बंधा हुआ पाते हैं। तुरंत पुलिस जेनिफर को रेस्क्यू करते हैं। वैसे पुलिस जेनिफर के हाथ को खोलते ही जेनिफर मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए उनको पूरे घर में ढूंढने लगती हैं। और जब वो बेसमेंट में जाके देखती हैं, वहाँ उनकी मम्मी को मरे हुए देख के चिल्ला के रोने लगती हैं। लेकिन लकीली जेनिफर के पापा को चेहरे में गोली लगने के बावजूद भी वो अभी भी जिंदा थे। सो तुरंत एम्बुलेंस को बुला के उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ था वही पूरे कनाडा के लोगों को हिला देता है और ये केस पूरे दुनिया में फेमस होती है। ऐसा उस रात उस घर में क्या हुआ था और पुलिस उन किलर्स को कैसे ढूंढी करके इस इंटरेस्टिंग केस को ही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पुलिस अब जेनिफर के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी वो कोमा में है करके बोलते हैं। इसे सुन के जेनिफर बहुत ही दुख हो जाती है। एक साइड उनकी मम्मी की मौत हो गई थी और दूसरे साइड उनके पापा कोमा में थे। अपने फैमिली को क्या हो गया है करके सोचने लगते हैं। उसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और जेनिफर को इंटरोगेशन रूम में ले जाते हैं और उस दिन तुमने क्या क्या किया करके जेनिफर से पूछते हैं और जेनिफर भी सब चीज को बोलती है। उस दिन मैं रोज की तरह सुबह पियानो क्लास के लिए चली गई। उसके बाद दोपहर में स्केटिंग क्लास करने के लिए चली गई। उसके बाद रात को 8 बजे मैं घर वापस आई। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर खा के उनको गुड नाइट बोल के मैं अपने रूम में सोने चली गई। करेक्टली मैं अपने रूम में जाके लगभग 20 मिनट के बाद कोई मेरे रूम की तरफ तेजी से चलने की आवाज आती है और तुरंत मेरे रूम के डोर्स खुले। वो कौन है करके मैंने जब देखा तो एक अनजान आदमी अपने चेहरे में मास्क लगा के अपने हाथ में गन लिए हुए खड़ा था और वो गन मुझे एम कर रहा था। तभी वो किलर्स मुझे देख के ये बोले कि शांति से तुम्हारे पास जितने भी पैसा है वो सब कुछ दे दो, वरना हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा को तड़पा तड़पा के मार देंगे। इसे सुनते ही मैंने तुरंत उसे $2500 दे दिए जो मैंने काम करके कमाया था। उसके बाद वो किलर मुझे गन पॉइंट में रख के नीचे लिविंग रूम में लेके गया और वहाँ मैंने ये देखा कि पहले से ही 2 लोग मेरे पेरेंट्स को घुटने टिका के उनको धमका रहे थे। उसके बाद वो लोग मुझे उन सीढ़ियों के साथ बांध दिए। उसके बाद वो मेरे पेरेंट्स को बेसमेंट में लेके गए। तभी मैंने 911 को कॉल किया। वैसे बात करते उसी टाइम मुझे गन शॉट सुनाई दिए। तब मैं बहुत ही डर गई। उसके बाद पुलिस वहाँ पे आई और मुझे बचाई। यही सब उस दिन हुआ करके जेनिफर बोलती है। इन सब बात को सुन के पुलिस को कुछ डाउट्स आते हैं। पहला डाउट ये था कि घर के अंदर कोई भी फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं था। इसका मतलब वो तीनों किलर्स घर के फ्रंट डोर से ही आए थे। इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है करके पुलिस जेनिफर से पूछते हैं। जवाब में जेनिफर मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स फ्रंट डोर को लॉक करना भूल गए हों। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक और बड़ा डाउट आता है। वो ऑफिसर जेनिफर को देख के आप ही ने 911 को कॉल किया था ना? जवाब में जेनिफर हाँ मैंने ही कॉल किया था। तब वो ऑफिसर वो कैसे? आपका हाथ तो सीढ़ियों से पीछे की तरफ बंधा हुआ था, तो आपने कॉल कैसे किया? उसके जवाब में जेनिफर ये बोलती है कि हाँ मेरा हाथ तो पीछे की तरफ बंधा हुआ था,
लेकिन मैंने फ़ोन को अपने बैक पॉकेट में रखा था, इसलिए फ़ोन को ले पाई, ऐसे करके बोलती हैं। जवाब में पुलिस, ओ अच्छा ठीक है, आपने वो फ़ोन को कैसे लिया, हमें डेमो की तरह दिखा सकती हैं? मतलब जेनिफर को सेम उसी तरह सीढ़ियों में बांध के फ़ोन को अपने बैक पॉकेट से निकालने को कहते हैं। जेनिफर भी उसी तरह करके दिखाती है। इसे देखने के बाद पुलिस को एक और डाउट आती है। पुलिस ये बोलती है कि आपने 911 को कॉल किया और आपका हाथ पीछे की तरफ बंधा हुआ है, आप अपने फ़ोन को कान के पास तो नहीं ला सकती, तब आपने कैसे उस लेडी ऑफिसर का आवाज़ को सुना? उसके जवाब में जेनिफर ये बोलती है कि मैंने अपने फ़ोन को स्पीकर में डाल दिया था, इसलिए मैं उनकी आवाज़ को सुन पाई। ऐसा जेनिफर के सारे जवाब को सुन के पुलिस ऑफिसर को अभी भी कुछ डाउट्स थे और पुलिस ऑफिसर्स को और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जेनिफर ही एक लौती विटनेस थी। सो पुलिस ऑफिसर्स कुछ दिन के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशंस को स्टॉप करते हैं और जेनिफर के पापा को कोमा से रिकवर होने के लिए वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जेनिफर के पापा को ही सारी सच्चाई मालूम होगी। अगले दिन जेनिफर की मम्मी का फ्यूनरल होता है और जेनिफर अपने मम्मी के कॉफिन बॉक्स के पास ही खड़ी थी। कुछ दूर खड़े पुलिस एक स्ट्रेंज चीज़ को नोटिस करते हैं। जेनिफर फ्यूनरल के स्टार्टिंग से लेके उसके एंड तक उनके चेहरे में कोई भी रिएक्शन नहीं था, और बोला जाए तो उनके आँख से एक बूंद भी आंसू नहीं आए। तो ये चीज़ पुलिस के शक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। ऐसा ही 2 दिन बीत जाते हैं, तभी इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। जेनिफर के पापा कोमा से रिकवर हो जाते हैं, उनको होश आ जाती है। इस न्यूज़ के लिए ही पुलिस वेट कर रही थी। अब पुलिस तुरंत उनके पास जाके उस रात के बारे में पूछने लगती है और जेनिफर के पापा उस रात क्या हुआ करके सब चीज़ को बोलते हैं। लेकिन जेनिफर का स्टोरी और उनके पापा का स्टोरी दोनों अलग थे। मैं और मेरी वाइफ रात को डिनर खत्म करके लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। तब मेरी बेटी जेनिफर घर के फ्रंट डोर के पास खड़ी थी। उसको देख के मैं, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसा करके मैंने पूछा। तब जवाब में जेनिफर घर का फ्रंट डोर अनलॉक्ड है, उसको मैं लॉक कर रही हूँ करके बोलती है और सेकेंड फ्लोर में अपने रूम में चली जाती है। ये हो के करेक्टली 20 मिनट के बाद ही वो तीनों किलर्स फ्रंट डोर से अंदर आ जाते हैं और मुझे और मेरी वाइफ को गन पॉइंट में रख के नीचे जमीन में घुटने टेकने को बोलते हैं। तीनों लोग चेहरे में मास्क पहने हुए थे। उसमें से एक ऊपर मेरी बेटी के रूम में जाता है। वैसे ऊपर जाते हुए देख के मेरी वाइफ बहुत ही डरने लगती है। हमारी बेटी को कुछ कर देगा करके मैं भी बहुत डरने लग गया था। उसके बाद ऊपर गया वो किलर मेरी बेटी को नीचे लिविंग रूम में लेके आता है। लेकिन क्या करके पुलिस ऑफिसर पूछने पर जेनिफर के पापा ये बोलते हैं कि वो किलर मेरी बेटी को नीचे लिविंग रूम में लेके आता है, लेकिन जेनिफर बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किलर और जेनिफर दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। एकदम कैजुअली जेनिफर उस किलर के साथ बात कर रही थी। तब पुलिस, क्या आपने सुना कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे? तब जेनिफर के पापा, नहीं मैंने नहीं सुना। लेकिन वो किलर वापस जेनिफर को रूम में लेके चले जाता है। उसके बाद मुझे और मेरी वाइफ को वो लोग बेसमेंट में लेके गए और हमें नीचे घुटने टेकने को कहा। हमने भी वही किया। उसके बाद मुझे गन शॉट सुनाई दिए, फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। आगे क्या हुआ करके मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो पुलिस, क्या आपने उस किलर को अपने बेटी के हाथ को सीढ़ियों से बांधते हुए देखा? जवाब में जेनिफर के पापा, हम लोग बेसमेंट में जाने तक उनकी बेटी का हाथ किसी भी चीज से नहीं बंधा हुआ था। अब पुलिस को पता चल गया था कि उन किलर्स और जेनिफर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। अब पुलिस जेनिफर के पापा से आपकी बेटी के बारे में कुछ बताइए करके बोलते हैं। तब जेनिफर के पापा अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताते हैं। वो साल 1789 था। हु हान पेन और बीच हान पेन, इन दोनों के परिवार वियतनाम से कनाडा आते हैं और हम लोग को पता है कि कोई अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में इमिग्रेट होते हैं तब उनको कितने सारे मुश्किलों को झेलना पड़ता है और उनका लाइफ बहुत ही खतरनाक और हार्ड होता है। उसी तरह इन पैन कपल्स का भी लाइफ था। अपने इनिशियल स्टेज में बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हैं, उसके बाद अपने हार्डवर्क के कारण उनका लाइफ इम्प्रूव होने लगता है। इन कपल्स को 2 बच्चे पैदा होते हैं। पहले बच्चे का नाम फेलिक्स पैन और दूसरा 17 जून 1986 में पैदा हुई जेनिफर पैन। जेनिफर पैदा होने के बाद ही उनके फैमिली में अलग खुशी आती है। नॉर्मली इन पैन कपल्स को टाइगर पेरेंट्स के नाम से उनके मोहल्ले में जाना जाता था। टाइगर पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, और डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो इसका मतलब ज्यादा पढ़ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना, डिसिप्लिन में रहना है, ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखना और फालतू में बाहर इधर उधर नहीं घूमना है।
इसके अलावा डेटिंग और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अच्छी बात को स्ट्रिक्टली सिखाते हैं, इन तरीके के पेरेंट्स को ही टाइगर पेरेंट्स कहते हैं। तो पैन कपल्स भी टाइगर पेरेंट्स ही थे और उनका बड़ा बेटा दूसरे शहर में हॉस्टल में रह के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। सो उन कपल्स का सारा अटेंशन जेनिफर के ऊपर जाता है। जेनिफर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है कि उनके पापा जेनिफर के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। स्केटिंग क्लास, म्यूजिक क्लास और पढ़ाई में भी मास्टर करना है सोच के जेनिफर को सब चीज में ट्रेनिंग देते हैं। जेनिफर भी अपने पेरेंट्स के बात मान के सब चीज को करते आ रही थी और सब चीज में जीतने भी लगती हैं। लेकिन ये सब जेनिफर 11th ग्रेड पढ़ने तक ही था। 11th ग्रेड में ही उनके पापा के एक रूल को फर्स्ट टाइम ब्रेक करती हैं। जेनिफर अपने स्कूल सीनियर डैनियल नाम के एक लड़के को प्यार करने लगती हैं। डैनियल भी वियतनाम का ही रेफ्यूजी था, लेकिन वो ड्रग्स से एडिक्टेड था। जेनिफर इस बात को जानती थी, तब भी वो उसे प्यार करती थी। इसके वजह से जेनिफर के स्कूल स्टडीज ही नहीं बल्कि उसके कॉलेज स्टडीज भी अफेक्ट होते हैं। जेनिफर कॉलेज गए बिना अपने फैमिली को मैं कॉलेज जा रही हूँ बोल के वो डैनियल के साथ 4 साल तक उसके घर में रहती हैं। लेकिन एक दिन जेनिफर के पेरेंट्स उस पर शक करके जेनिफर के फोन और लैपटॉप को चेक करते हैं। उसे चेक करने के बाद ही उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जेनिफर 12th खत्म करने के बाद वो एक भी दिन कॉलेज नहीं गई। इसके अलावा जेनिफर को डैनियल नाम का एक बॉयफ्रेंड है करके पता चलती है और ये भी पता चलता है कि वो कॉलेज के नाम से डैनियल के घर में ही रह रही थी। ये सब देख के जेनिफर के पेरेंट्स का सपना टूटने लगती है। सो गुस्से से जेनिफर को हाउस अरेस्ट करते हैं, मतलब कि वो जेनिफर को कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। फोन, लैपटॉप करके सब चीज को वो ले लेते हैं। और तो और जेनिफर के पापा अब तुम घर में ही रहोगी और डैनियल से बात करना छोड़ दो और अगर तुमने फिर भी उससे बात किया तो मैं अपने आप को मार लूंगा करके धमकाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जेनिफर भी डैनियल को भूलने लगती है। उसी टाइम नवंबर 8, 2010 इंसिडेंट हुए उस दिन इंट्रो में मैंने जो भी बोला था वो सब कुछ होता है। ये सब सुन के पुलिस जेनिफर को दूसरी बार इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन इस बार पुलिस जेनिफर से हार्शली बिहेव करते हैं। जेनिफर, तुमने जो कुछ भी बोला था वो मानने लायक नहीं है। सच बताओ, तुम हमसे क्या छुपा रही हो? हमें 100% मालूम है कि इस इंसिडेंट के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। सो बिना कुछ छुपाए सब कुछ एकदम सच सच बताओ। जेनिफर एक स्टेज में अपना सर नीचे रख के बहुत जोर से रोने लगती है और फाइनली सब कुछ कन्फेस करती है। यस, मैंने ही उन तीनों किलर्स को पैसा दे के हायर किया था, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए मैंने हायर किया था। इसे सुन के पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या तुमको मारने के लिए? तुम्हें क्यों मरना है? जवाब में जेनिफर, मुझे जीना ही नहीं था। घर में हर वक्त मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते रहते थे, मुझे थोड़ी देर के लिए भी फ्री नहीं रहने देते, हर वक्त मुझे पढ़ने को बोलते हैं, किसी से भी बात करने नहीं देते हैं और तो और मेरे बॉयफ्रेंड डैनियल को भी भूलने को कहते रहते थे, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पाई। मैंने बहुत बार सुसाइड करने का भी ट्राई किया, लेकिन मेरे पास उतना हिम्मत नहीं था, इसलिए मैंने किलर्स को पैसा दे के मुझे शूट करने को बोला, लेकिन मुझे मारने के बदले उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, ऐसा करके बोलती है। अब पुलिस इसे माने या नहीं माने करके बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी पुलिस जेनिफर के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है। शुरुआत में डैनियल मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ऐसा बोल के बाद में सारी सच्चाई को बोलने लगता है। जेनिफर के पापा जेनिफर को हाउस अरेस्ट करने के बावजूद भी जेनिफर मुझे भुला नहीं पाई। हर वक्त वो मेरे बारे में ही सोचती रहती थी। सो जेनिफर के पेरेंट्स बहुत दिन के बाद जब जेनिफर को बाहर जाने दिए तब सबसे पहले वो मुझे ही मीट करने आई। तो उसने मेरे से बोला कि उसके पापा हाउस अरेस्ट के टाइम जेनिफर से, अगर तुम डैनियल से ही शादी करोगी तो वो मेरे मरने के बाद ही होगा, और वो बात जेनिफर के दिमाग में ही चल रहा था। तभी जेनिफर ने बोला कि जब तक मेरे पेरेंट्स जिंदा है वो मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देंगे, सो अगर हम उनको मार देंगे तो हम दोनों आराम से रह पाएंगे। तभी मैंने जेनिफर को हिटमैन के बारे में बताया जिनको मैं जानता था, और उस प्लान के लिए वो भी ओके बोलती है। सो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही उस दिन सब कुछ हुआ करके डैनियल बोलता है। नवंबर 22, 2010 मतलब इंसिडेंट होके 14 दिन के बाद पुलिस जेनिफर को प्रॉपर एविडेंस के साथ अरेस्ट करती है और मर्डर के उन तीनों किलर्स और डैनियल को पुलिस अरेस्ट करती है। कोर्ट में जेनिफर को 25 साल विदाउट पैरोल जेल की सजा सुनाई जाती है और उन 3 किलर्स और डैनियल को लाइफ सेंटेंस दिया जाता है। अब जेनिफर जेल जाने से पहले जेनिफर के पापा एक स्टेटमेंट देते हैं। मुझे मालूम है कि जेनिफर जब जेल से बाहर आएगी तो एक अच्छी लड़की बन के आएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा, ऐसे करके बोलते हैं।
पेरेंट्स अपने बच्चे के भलाई के लिए ही उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, लेकिन उस स्ट्रिक्टनेस का भी एक लिमिट होता है। एक पर्टिकुलर एज तक स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके बाद अपने बच्चे से प्यार से बात करके ही समझाना चाहिए। बिकॉज एक पर्टिकुलर एज के बाद, एग्जाम्पल में टीनेज बच्चों के साथ अगर आप स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे तो वो आपको प्यार करना छोड़ देंगे। अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा तो ऐसा भी होने का चांसेस है। सो पेरेंट्स हर वक्त अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव मत करिए, बल्कि उनके साथ प्यार से भी चीज़ों को समझाइए। बिकॉज टीनेज में सारे बच्चे इसको फेस करते हैं और प्यार से कुछ भी चेंज हो सकता है। सो गाइस, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हैं या आपके पेरेंट्स आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं? नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।